ऐसे ही का तमाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के। और हर रोज की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक भी जुड़ चुके हैं, अंशुमान तिवारी जी। हर रोज की तरह खबरों का विश्लेषण करने के लिए किस तरीके से यह खबर आपके जीवन पर असर डालेगी, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपुल। चलिए आप शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ऑन द शो के जरिए जानते हैं कि आखिर में आज के दिन हम किन महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत होगी कि ऐसे पहचानिए फर्जी कॉल। जी हाँ, सरकार की तरफ से एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। क्या व्यवस्था होगी, किस तरीके से काम करेगी और क्या वाकई में फर्जी कॉल पर रोक लग पाएगी, इन तमाम विषयों पर डिटेल में होगी बातचीत। कार बीमा के नियमों में हो रहा है बड़ा बदलाव। क्या बदलाव है, किस तरीके का बदलाव है, ये भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। इसके अलावा अदानी का फिनटेक, रिलायंस का क्विक कॉमर्स, ये दो बड़ी जो है कॉर्पोरेट खबरें निकल करके आई हैं और उसका असर कंपनी के शेयरों पर, कंपनी के कारोबार पर किस तरीके से पड़ेगा, इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। जीएसटी में बड़े फेरबदल की हो रही है तैयारी, और क्या तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके का फेरबदल होगा जीएसटी में, ये भी हम करेंगे विस्तार से बातचीत। कब सुधरेगी भारत की रेटिंग? भारत की रेटिंग को लेकर के एक नई अपडेट आई है और उसका क्या असर रहेगा वो हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और आखिर में शेयर बाजार में और बढ़ा जोखिम। जिस तरीके से लगातार पिछले 3 दिनों से हम लगातार बाजार को कवर कर रहे हैं मनी सेंट्रल के अंदर, और लगातार आपको अलर्ट भी कर रहे हैं, सतर्क भी कर रहे हैं कि इस बाजार में सतर्क रहने की आवश्यकता है और आज की इस गिरावट में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, ये भी शायद समझेंगे अंशुमान जी से। लेकिन शुरुआत करेंगे दूरसंचार विभाग की खबर के साथ। दूरसंचार विभाग ने सरकार, नियामकों और वित्तीय संस्थाओं की ओर से की जाने वाली सेवा और लेन देन संबंधी फोन कॉल के लिए 160 से शुरू होने वाली एक नई सीरीज शुरू की है। 10 अंक वाली इस सीरीज को इस तरह तैयार किया गया है कि दूरसंचार ग्राहकों को कॉल करने वाली कंपनियों के साथ दूरसंचार ऑपरेटर और कॉल की जगह के बारे में भी पता चल जाएगा। डॉट की इस पहल का मकसद फ्रॉड से जुड़ी और अनचाही फ़ोन कॉल्स पर अंकुश लगाना है। सर, ये सेवा किस तरीके से काम करेगी और दूसरा, क्या वाकई में अंकुश लग पाएगा? विपुल, कम से कम ग्राहकों के लिए तो पहचान के लायक एक महत्वपूर्ण सुधार है ये। हमने इस पे पिछले सप्ताह बात की थी कि जो फ्रॉड कॉल आ रही हैं आपके पास, और खासतौर से पर्सनल नंबर से जो मार्केटिंग की कॉल आती हैं, जिनमें बहुत सारी स्कैम कॉल्स हैं, जिसके बाद आपकी जरूरी सूचनाएं, प्राइवेट डेटा और फिनेंशियल सूचनाएं निकल जाती हैं, उसे रोकने के लिए ये तय किया गया है कि 160 नंबर, 160 डिजिट के साथ 10 डिजिट की एक नई सीरीज शुरू की जाएगी। और इसका इस्तेमाल सरकार, रेगुलेटर्स और वित्तीय संस्थाएं करेंगी। इसमें खासतौर से ध्यान रखना जरूरी कि रेगुलेटर्स के नाम से बहुत सारे गलत कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। आरबीआई के नाम से फेक मैसेजेस आते हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नाम से फेक मैसेजेस आते हैं। तो एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। इस 10 डिजिट के नंबर में 160 नंबर प्रीफिक्स होगा, जिससे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये वैलिड या वैध कॉल है जो किसी वैध एजेंसी से आई हुई है। और दूसरा ये है कि इसके साथ इसमें बाकी नंबरों में सर्किल का कोड शामिल होगा और इसके अलावा प्लेस का कोड शामिल होगा, और फिर उसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर से जुड़े हुए कोड होंगे, और उसके बाद बाकी नंबर होंगे जो एजेंसी यूज करेगी। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि आरबीआई, सेबी, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और आईआरडीए इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं को, बाकी लोगों को मैसेज भेजेंगे। जी, इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि अगर आप अपनी कार का इस्तेमाल कैब सर्विस के लिए कर रहे हैं तो इससे आपका इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। मतलब आप अपने प्राइवेट कार के लिए इंश्योरेंस खरीदा है और उस कार का इस्तेमाल अगर कैब के तौर पर हो रहा है, कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है और आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। एको जनरल इंश्योरेंस ने ऐसा कहा है और इसलिए आपके पास अगर कोई कैब है तो उसके लिए अलग से इंश्योरेंस वैलिड होगा। इसके लिए आपको टैक्सी इंश्योरेंस खरीदना होगा, जो कि एक कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। सर, क्लेम डिनायल की वजह क्या हो सकती है? सर, एक नए तरीके का मामला उभर कर सामने आया है। बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट नंबर की की कारें ले रखी हैं जो कैब्स में चलाई जा रही हैं। आमतौर पर ये वैध नहीं है, क्योंकि अगर आप निजी इस्तेमाल के लिए कार लेते हैं तो उसे टैक्सी में या कैब सर्विस में चलाए जाने की इजाजत नहीं है। पर
एक तरीके का पेशा और कारोबार भी है ये कि लोग कार खरीदते हैं और उसको किराए पर चलाते हैं। ऐसी कारों के लिए बीमा कंपनियां सतर्क हो गई और उनका मानना है कि अगर ये कैब के लाइसेंस वाली कार नहीं है और उससे एक्सीडेंट होता है तो उन्हें इसका भुगतान नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जरिए वो जो कंपनी है या जो जो पर्सन चला रहा है वो दरअसल कर तो कॉमर्शियल सर्विस रहा है, पर उसने कार को अपने निजी उपयोग के लिए खरीद रखा है। ऐसी स्थिति में यदि किसी को कैब सर्विस चलानी है तो उसे फिर कैब नंबर के तौर पर अपने को रजिस्टर कराना पड़ेगा। और अगर बीमा कंपनियों के पास फ्रॉडलेंट या गलत क्लेम आता है तो कंपनियां इस मामले में क्लेम को तुरंत रिजेक्ट कर देंगी। तो ये उन लोगों के लिए खास महत्वपूर्ण खबर है जिनके पास जो कैब के सर्विस में या कैब के कारोबार में है और प्राइवेट नंबर की कैब चला रहे हैं। कई सारी एजेंसियां भी आपको दिखाई देंगी बड़े शहरों में, ट्रैवल एजेंसियां भी इस तरीके की कैब्स का इस्तेमाल करती हैं लोगों को पिकअप करने में, ड्रॉप करने में, जिनमें जिनमें कैब के नंबर या कैब की लाइसेंस प्लेट नहीं होती बल्कि वो किसी निजी वाहन की लाइसेंस प्लेट होती है। चलिए, तो बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जहां पर लोग अपनी निजी गाड़ी को किसी भी कारणवश जो है वो टैक्सी के रूप में चलाने लगते हैं, कैब के रूप में चलाने लगते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो सतर्क हो जाइए, कहीं कुछ दुर्घटना हुई तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रद्द हो सकता है। आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप के जरिए खुदरा निवेशक अब अपने स्मार्टफोन की मदद से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। साथ ही आरबीआई ने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रवाह पोर्टल भी शुरू किया है। प्रवाह पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति या संस्था विभिन्न नियामकीय मंजूरियों के लिए सरल तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरबीआई के इन प्रयासों का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना है और विभिन्न नियामकीय मंजूरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है। सर, निवेशकों को आखिर में सरकारी प्रतिभूतियों में क्यों निवेश करना चाहिए और ये आरबीआई की नई पहल को कैसे देख रहे हैं आप? विपुल, देखिए, अगर आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर हैं तो सरकार की सिक्योरिटीज से ज्यादा सुरक्षित तो निवेश कोई नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे सॉवरेन गारंटी होती है। और इस समय बाजार में जब ब्याज दरें ऊंची हैं और सरकार सबसे बड़ी कर्जदार है तो सबसे महंगा कर्ज लेती है। सरकार अगर बैंकों से कर्ज ले रही है जहां आपकी बचत परोक्ष रूप से बैंकों के जरिए सरकार के कर्ज में जा रही है, तो अब आरबीआई की इस नई व्यवस्था के जरिए आप भी सरकार के बॉन्ड्स में सीधे निवेश कर सकते हैं, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के बॉन्ड्स में। तो इससे एक किस्म से जीसेक का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो रिटेल मार्केट तैयार करने की बात थी, उसमें सुविधा और सहायता मिलेगी। हालांकि बाजार पहले से भी खुला हुआ है, जीसेक में प्राइवेट लोगों में इन्वेस्टमेंट या रिटेल इन्वेस्टमेंट की इजाजत है, लेकिन अब इसे और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाया जा रहा है। ये जो प्रवाह पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है, इसके जरिए आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं, आपको बॉन्ड या सरकार के ट्रेजरी बिल अलॉट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इनकी जानकारी कर सकते हैं, और कोई मुद्दा या कोई समस्या है तो उस पर आरबीआई से अपने सवाल का जवाब भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाजार भी ऑनलाइन किसी भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की तरह या स्टॉक की तरह लोगों को उपलब्ध होगा निवेश के लिए। जी, इधर देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी अब फिनटेक के क्षेत्र में उतरने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी समूह जल्द ही यूपीआई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप की को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की भी योजना है। इसके लिए उसकी कई बैंकों से बातचीत चल रही है। यही नहीं, कंपनी सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज मुहैया कराने पर भी विचार कर रही है। इस बीच अडानी और पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के बीच अहमदाबाद में एक मीटिंग हुई। इसके बाद पेटीएम में अडानी समूह के हिस्सेदारी खरीदने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि पेटीएम ने इन खबरों को अफवाह बताया, लेकिन जो पेटीएम का शेयर है उसमें हमने देखा कि आज अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया 5% का। सर, हिंडनबर्ग के बाद तो अडानी ग्रुप अपने आप को समेटने लगा था, अब नए इलाकों में जाने की तैयारी, ये क्या कुछ हो रहा है अडानी समूह में? अदानी समूह ने आमतौर पर अपनी कई सारी कारोबारी गतिविधियों को सीमित किया था और अपने को पावर और पोर्ट तक ही सीमित रखा था, लेकिन अब बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा में फिनटेक में उतरने की तैयारी नए सिरे से दिखाई दे रही है। जो लोग अडानी समूह को करीब से फॉलो करते हैं या इसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, उन्हें याद होगा कि अडानी समूह ने 2022 के अंत में अडानी वन के नाम से एक ऐप लॉन्च किया था। ये एक सर्विसेज ऐप था, कई तरीके की सेवाएं इस पर दी जाती थी, कंज्यूमर सर्विसेज ऐप था। इसमें ट्रैवल सर्विसेज, फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग जैसी सुविधाएं दी जाती थी। माना जा रहा है कि इसी ऐप को आधार बनाकर अडानी समूह पेमेंट नेटवर्क में या पेमेंट सर्विस में जाएगा और यूपीआई इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए लोगों को पेमेंट्स की सुविधाएं देगा। और इसी सिलसिले में पेटीएम के साथ अडानी समूह के किसी समझौते की या पेटीएम की इक्विटी खरीदने की बात भी चर्चा में आई। हालांकि उसका डिनायल हो गया, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अब
अडानी और अंबानी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी बनते दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें में पहले से ही जियो फाइनेंस अवेलेबल है और अडानी की कोशिश ये है कि अब वो इस बाजार में उतरे। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी अडानी समूह ने फिनटेक में उतरने की अपनी योजनाओं की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर अडानी समूह भारत की किसी फिनटेक कंपनी को खरीदता है और बाजार में फिनटेक सेवाएं उपलब्ध कराता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी यहाँ पर। और इसी खबर के चलते अदानी समूह के शेयरों में भी आज, हालांकि लगभग कुछ शेयरों में तेजी रही, कुछ शेयरों में मंदी रही, मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। अदानी पोर्ट जैसे शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, अदानी पावर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन पेटीएम में जरूर हलचल देखने को मिली और 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। गूगल, अमेजन और एप्पल ने भारत के यूरोपियन यूनियन जैसे कॉम्पिटिशन लॉ के प्रस्ताव का विरोध किया है। तीनों टेक कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाले एक अमेरिकी लॉबी ग्रुप ने सरकार से इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने को कहा है। इन कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा को रोकने का आरोप लगता रहा है। इनकी बढ़ती ताकत को देखते हुए इस साल फरवरी में सरकार के एक पैनल ने नई प्रतिस्पर्धा रोधी कानून के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव दिया था। सर, वाकई में क्या भारत में भी ऐसा होगा और इससे क्या असर पड़ने वाला है? गूगल, अमेजन और एप्पल को इस बात का डर है कि अगर भारत सरकार ने भारत के कंपटीशन कानून में या भारत के कंपटीशन का कमीशन ने ईयू का जो लैंडमार्क डिजिटल मार्केट एक्ट है 2022 का, उसे फॉलो किया तो उनके लिए देश में काम करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो नॉन पब्लिक डेटा है और उसके यूजर्स की जानकारी है, उससे उसका इस्तेमाल कंपनियां नहीं कर पाएंगी, जैसा कि ईयू में नियम तय किए गए हैं। ईयू में प्राइवेसी को लेकर, लोगों की डेटा यूज करने को लेकर बहुत सारे सख्त नियम तय किए गए हैं, जिसमें उपभोक्ताओं की, ग्राहकों की मंजूरी जरूरी है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसे देखते हुए ये कंपनियां पहले से ही पेशबंदी कर रही हैं, जिससे कि भारत में भी इस तरीके के नियम ना लागू हो जाए, नहीं तो भारत के कारोबार करने में इन्हें मुश्किल होगी। और यहाँ से अब एक दिलचस्प जद्दोजहद शुरू हो रही है विपुल जी, भारत के रेगुलेटर्स के बीच में और इंडिया के बाजार की इन सबसे बड़ी कंपनियों के बीच में, जो ऑलमोस्ट मोनोपोली कंपनियां हैं अपने अपने बाजार में, इन पर कितनी पाबंदियां और कितनी सख्ती की जाए और इन्हें कितनी छूट दी जाए। मांग यही होगी प्राइवेसी वालों की या प्राइवेसी के समर्थकों की कि भारत को ईयू जैसे सख्त प्राइवेसी नियम लागू करने चाहिए। सरकार आने के बाद इस मामले में तस्वीर थोड़ा स्पष्ट होगी। चलिए, तो नज़रें यहाँ पर भी रहेंगी, थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट होगी। एक बार जो है सरकार जो है जब बन जाती है उसके बाद देखते हैं क्या होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्विक कॉमर्स सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। इसके साथ रिलायंस ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो जैसे ऐप्स को टक्कर देगी। रिलायंस पहले ही अपने जियो मार्ट के साथ ऑनलाइन शॉपिंग सेक्टर में एंट्री कर चुकी है। अब जियो मार्ट पर ही क्विक कॉमर्स सेवा भी शुरू की जाएगी। इससे मिनटों में आप घर पर ग्रॉसरी, छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और रोजाना इस्तेमाल की ज़रूरी चीज़ें मंगा सकते हैं। सर, ये कहाँ और कितने शहरों में शुरू होगी? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इसके बारे में, अगर आप कुछ बता सके तो? रिलायंस की योजना ये भी महत्वाकांक्षी योजना है और इससे सीधी चुनौती मिलेगी जिनका नाम लिया आपने कंपनियों ने, ब्लिंकिट के, जेप्टो को और इंस्टामार्ट को। शुरुआत में रिलायंस की योजना 7 से 8 शहरों में से लॉन्च करने की है और उसके बाद इसे 1000 सिटीज में पहुंचाया जाएगा। इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि ब्लिंकिट, जेप्टो या इंस्टामार्ट की तुलना में रिलायंस के पास एक एडवांटेज है, एक बढ़त है पहले से, क्योंकि पूरे देश में रिलायंस के छोटे बड़े करीब 18,000 स्टोर है रिलायंस रिटेल के जो काम कर रहे हैं। और इसलिए रिलायंस के लिए तर्कसंगत था, तार्किक था कि वो अपने को फॉरवर्ड इंटीग्रेट करे और क्विक कॉमर्स की में उतरे, क्योंकि अधिकांश क्विक कॉमर्स में आने वाला जो अधिकांश सामान है वो वही ग्रोसरी या बाकी चीजें हैं जो रिलायंस के स्टोर भी बेचते हैं। तो जियो मार्ट को और ज्यादा जरूरी और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जरूरी था रिलायंस के लिए कि वो इस तरीके की क्विक कॉमर्स सर्विस में उतरे। हम आपको बताते रहे कि भारतीय बाजार में क्विक कॉमर्स एक अनोखी सफलता की कहानी है। पूरी दुनिया के बाजारों में क्विक कॉमर्स ने उतनी सफलता नहीं हासिल की जितनी भारतीय बाजार में की है। बल्कि जोमेटो और ब्लिंकिट के मालिक के जोमेटो की तरफ से कहा गया था कि ब्लिंकिट उनके लिए ज्यादा संभावनाओं भरा प्रोडक्ट है, क्योंकि भारतीय बाजारों में शहरों में अब लोग ग्रोसरी और बाकी सामान और छोटी छोटी चीजें भी क्विक कॉमर्स से मंगाने लगे हैं। तो जियो मार्ट का इसमें आना अपने आप में एक बड़ा कदम होगा और बड़ा दिलचस्प जद्दोजहद दिखाई देगी, क्योंकि उसके पास कॉस्ट और सप्लाईज के हिसाब से पूरी सप्लाई चेन भी मौजूद है, जो कि ब्लिंकिट, जेप्टो या बाकी क्विक कॉमर्स कंपनियों के पास नहीं है। जी, इधर वस्तु और सेवा कर पे जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उसके लिए चलते हैं सीधे सबसे बड़ी खबर पर।
वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जीएसटी काउंसिल के तहत आने वाली फिटमेंट कमेटी जीएसटी दरों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत फिटमेंट कमेटी 12% की दर को खत्म करने पर विचार कर रही है। इसके बाद जीएसटी में व्यवस्था में 4 के बजाय सिर्फ 3 स्लैब ही शेष बचेंगे। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं की विभिन्न कैटेगरी पर लागू जीएसटी की दर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो भारत में जीएसटी की 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब प्रचलन में है। सर, ये 12% का स्लैब हटाने की प्रमुख वजह क्या मानते हैं आप? विपुल जी, जीएसटी को लाया गया था एक समान एक सेवा कर के तौर पर वास्तविकता ये है कि जीएसटी में जो 4 आपने रेट बताए, इसके अलावा 3 स्पेशल रेट भी हैं। 5, 12, 18, 28 का तो रेट है ही, इसके अलावा 0.25, 1.5 और 3% का के 3 स्पेशल रेट्स भी हैं, जो मिलाकर भारत के जीएसटी ढांचे को लगभग पुराने ढांचे जैसा बना देते हैं, जहां पर 8 के आसपास अलग अलग रेट हैं और कुछ गुड्स को तकनीकी तौर पर 0% जीएसटी के दायरे में भी रखा जाता है। वो भी एक दर ही मानी जाती है इनडायरेक्ट टैक्स के हिसाब से। तो ये बात पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगातार चल रही है कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है 18% की, उसे लागू किया जाए, क्योंकि राज्य सरकारों को जब से कंपनसेशन मिलना बंद हुआ है, नुकसान जो जीएसटी में नुकसान का हर्जाना उन्हें मिलता था, जीएसटी शामिल करने के लिए जो उन्होंने केंद्र सरकार से गारंटी मांगी थी, बीमा मांगा था, वो 2022 में खत्म हो गया। उसके बाद से राज्य सरकारों का कहना है कि उन्हें इस शुल्क ढांचे में बदलाव किया जाए और कम से कम अधिकांश उत्पादों को 18% के दायरे में लाया जाए, जिससे कि उन्हें होने वाला रेवेन्यू का लॉस रुक सके। और अब जबकि नई सरकार की तरफ बढ़ने की तैयारी हो रही है, तो 12% के स्लैब को खत्म करने की बात है, जो जीएसटी के फिटमेंट पैनल के पास जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर 12% का स्लैब हटाया जाता है तो इसके अधिकांश उत्पाद या 18% के स्लैब में मूव करेंगे। कुछ हो सकता है 5% में भी जाए, क्योंकि कोशिश ये है कि 18% के स्लैब को ही आधारभूत या बुनियादी स्लैब माना जाए, क्योंकि 28% में तो लग्जरी गुड्स और महंगी कारें वगैरह आती हैं। ये बड़ा स्ट्रक्चरिंग है और इसके काफी बड़े असर होंगे लोगों की खपत पर और बाकी चीजों पर, अगर ये तैयारी होती है। हालांकि ये प्रस्ताव कोविड से पहले से चर्चा में था, पर कोविड के दौरान इसे रोक दिया गया था, पर अब ऐसा लगता है कि जीएसटी फिटमेंट पैनल इसको लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि राज्य सरकारों का बड़ा दबाव है कि उनके पास राजस्व के स्रोत अब बेहद सीमित बचे हैं। निश्चित रूप से इसका बड़ा असर होगा, लेकिन क्या इससे उपभोक्ता कीमतों पर भी कोई असर पड़ेगा सर? बिल्कुल जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि 12% की स्लैब में बहुत सारे आम उपभोक्ता और खपत के उत्पाद हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स भी हैं, जिनमें कई सारे बाकी प्रोडक्ट भी हैं। अब ये देखना होगा कि जीएसटी फिटमेंट पैनल 12% के दायरे में आने वाली उत्पाद और सेवाओं को किस तरह से बांटता है 5 और 18 के बीच में। आग्रह हमेशा सरकारों का ज्यादा टैक्स वसूलने की तरफ रहता है, तो आप मान के चलें कि कई सारे आम खपत की बड़ी खपत के उत्पाद जो है वो 18% के स्लैब में पहुंच जाएंगे। तो अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग वैसे ही होती जैसी कि शुरुआत से योजना बनी हुई थी कोविड के पहले से, तो फिर आपको जीएसटी वाली महंगाई आने वाले दिनों में जब ये रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी तो बढ़ती दिखाई देगी, क्योंकि 12% की जगह बहुत सारे उत्पादों पर 18% टैक्स लगने लगेगा। 5% के दायरे में थोड़े से छोटे से उत्पाद हैं। अब ये देखना होगा कि 12% का स्लैब हटाने के बाद जीएसटी काउंसिल और राज्य सरकारें कितने नुकसान का आकलन करती हैं और उसकी भरपाई के लिए वो कितने उत्पादों को 18% के स्लैब में लेकर जाती हैं। लेकिन जो मोटा अनुमान है उस हिसाब से ये पुनर्गठन जो टैक्स वाली महंगाई है, जीएसटी वाली महंगाई है, उसमें बढ़ोतरी जरूर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत के लिए एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से अब पॉजिटिव कर दिया है, जबकि मौजूदा रेटिंग को BBB निगेटिव पर बरकरार रखा है। S&P ने कहा है कि अगर भारत सतर्क राजकोषीय और मौद्रिक नीति अपनाता है, जिससे सरकार के बढ़े हुए कर्ज और ब्याज के बोझ में कमी आती है, तो वो अगले 2 साल में भारत की रेटिंग को बढ़ा सकती है। BBB निगेटिव सबसे निचली निवेश श्रेणी है। एजेंसी ने पिछली बार 2010 में रेटिंग प्रदेश को नकारात्मक से बढ़ा करके स्थिर कर दिया गया था। सर, S&P की रिपोर्ट में क्या कुछ डिटेल में कहा गया है और इसको समझा कैसे जाए, इसके मायने क्या है? ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। S&P ने भारत के आउटलुक को या नजरिए को स्टेबल से पॉजिटिव किया है, जिसे आप इस दृष्टि से देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड से उबरने के बाद जो स्थिरता के संकेत मिले हैं, उसे S&P जैसी ग्लोबल एजेंसी ने पहचाना है और उसे रेखांकित किया है। और आउटलुक की अगर ट्रेजेक्ट्री आप देखें तो आउटलुक की ट्रेजेक्ट्री को निगेटिव से स्टेबल और स्टेबल से पॉजिटिव की तरफ पहुंचा दिया गया है।
इस पर भारतीय अर्थव्यवस्था को संतोष हो सकता है। लेकिन जो दूसरी बात एसएनपी ने कही वो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है। भारत तो पिछले एक दशक से अपनी रेटिंग को लेकर एजेंसियों को समझाने की कोशिश कर रहा है, एसएनपी और मूडीज को, कि भारत की साख बढ़ाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था है, स्थिर सरकारें रही हैं, सारी चीजें, लेकिन भारत की साख बढ़ाने पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। और इसलिए जो टिप्पणी भारत की रेटिंग को लेकर की गई है इस रिपोर्ट में, उस पर गौर करना जरूरी है। आपको बता दें कि भारत की रेटिंग इस समय BBB- है, जो जंक से एक लेवल की ऊपर की रेटिंग, यानी सबसे निचले स्तर की रेटिंग है। इसके बाद फिर जंक की रेटिंग आती। एसएनपी ने यह कहा है विपुल जी कि अगले 24 महीनों में भारत अगर अपने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करता है और सरकार का कर्ज कम करता है और ब्याज में कमी करता है, तो रेटिंग पर पुनर्विचार हो सकता है। 24 महीने यानी 2 साल। अगर आप इस टारगेट को माने तो फिर नई सरकार को जुलाई के बाद से लेकर अपने बजट के खर्च में बड़ी कटौती करनी होगी, कर्ज में स्थायी नियंत्रण करना होगा, और उसके बाद ही भारत की रेटिंग बेहतर हो पाएगी। भारत का कर्ज जीडीपी के अनुपात में 100% से ज्यादा हो गया है। ब्याज भुगतान केंद्र और राज्य सरकारों का रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ऐसी स्थिति में जो डेट की प्रॉब्लम है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो कर्ज की प्रॉब्लम है, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या वो परिवारों के स्तर पर हो, वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को परेशान कर रही है। क्योंकि भारत में बचत दरें, ये जो फाइनेंशियल सेविंग्स हैं, वो पिछले 15-20 साल के न्यूनतम स्तर पर है। इसलिए ये साख सुधरने की गुंजाइश अभी नहीं दिखाई देती। 2 साल भारतीय अर्थव्यवस्था में जब तक खर्च में कटौती और कर्ज में कटौती नहीं होगी, एसएनपी रेटिंग बढ़ाने वाली नहीं है। और ये बात एसएनपी ने नई सरकार के आने से पहले स्पष्ट भी कर दी कि 2 साल तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, 2 साल बाद नतीजा लेकर आएंगे। ठीक। इस बीच लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में उठापटक का दौर लगातार जारी है और हम लगातार मनी सेंटर के मंच पे पिछले 3 दिनों से आपको अलर्ट कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि इस तरह के बाजार में ट्रेड कर पाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ी सी दूरी अगर आप बना करके चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार आज चौथे दिन गिरावट जारी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 667 अंक की गिरावट के साथ 74,502 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 184 अंक के गिर करके 22,704 के स्तर पर बंद हुआ। और आज आपको बता दें शेयर बाजार में निवेशकों को करीब 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। 1.83 लाख करोड़ की मार्केट कैप जो है वो आज साफ हुई है। 29 मई को जो मार्केट कैप है भारत सेंसेक्स की, वो घट करके 415.09 लाख करोड़ पे आ गई। सर, आज हमने देखा बैंकों की ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिली, आईटी की ज़बरदस्त पिटाई हुई, रियल्टी की पिटाई हुई। आखिर में बाजार में ये चल क्या रहा है? पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से एक रैली आई, नया हाई बना, और उसके बाद से लगातार ये चौथा दिन जब बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल, बाजार में की अंतर्धारणा में चुनाव के नतीजों को लेकर एक डर और एक किस्म की आशंका बनी हुई है, जो बार बार रह कर आती है, और इसलिए बाजार अपनी तेजी को बरकरार नहीं रख पाता और बहुत तेजी से गिरावट करके लोग बेचना शुरू करते हैं। जैसे आज अगर आप विक्स देखिए तो मई के महीने भर में केवल, जबकि आप चुनाव की तरफ जा रहे हैं और दावा ये कि स्थायी सरकार आएगी, मई के महीने में विक्स करीब 90% सर्ज कर चुका है, 90% बढ़ चुका है। जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो बाजार की बेचैनी की, बाजार की घबराहट का पैमाना है, और इसलिए हमें बाजार में इतने तेज मूवमेंट दिखाई दिए। आज भी जो तेज गिरावट दिखाई दी उसमें 2-3 फैक्टर महत्वपूर्ण थे। विदेशी निवेशक जो थोड़ा बहुत खरीदारी कर रहे थे उन्होंने बिकवाली की, भारतीय निवेशकों ने भी बिकवाली की, और क्रॉस द बोर्ड सारे वो स्टॉक्स जिन्होंने पिछले 2 दिन पहले रैली में हिस्सा लिया था, उसमें सब में लोगों ने मुनाफा वसूली करके निकलने का रास्ता बनाया है। और अब ऐसा लग रहा है कि बाजार में शॉर्ट्स भी बढ़े हैं, और इसलिए फिलहाल तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, अभी चुनाव के नतीजे आने में 3-4 दिन बाकी हैं, तब तक भारतीय बाजार में हाथ डालना या कोई भी सौदा करना अपने लिए आफत ही बुलाना है। क्योंकि एक दिन में जब बाजार का मूवमेंट इतना बड़ा है तो आप समझ ही नहीं सकते कि किस दिशा में चीजें जाएंगी। सर, आज रुपया भी बुरी तरह टूटा है। 18 पैसे के जो है फिसला है डॉलर के मुकाबले, 83-37 तक के लेवल देखने को मिले हैं। आज बाजार में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है उसका असर भारतीय रुपये पर भी देखने को मिल रहा है। इसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं सर आप? थोड़ा सा विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर था बाजार में रुपए को लेकर, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जो संकेत थे वो डॉलर की मजबूती को लेकर थे। रुपए में उसका असर हमको दिखाई दिया। खासतौर से विदेशी निवेशकों ने जो रुख है पिछले 5 महीनों में,
उसमें उसका एक बड़ा असर दिखाई दिया है। यूएस फेड के अधिकारियों की तरफ से फिर ये संकेत दिया गया कि नहीं, यूएस फेड हॉकिश है और वो ब्याज दरों में अभी कटौती करने वाला कतई नहीं है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई अभी नियंत्रण में नहीं आई है। इसका सीधा असर हमें डॉलर की मजबूती के तौर पर दिखाई दिया और इसलिए उसने भी रुपए की कमजोरी कमजोरी को बढ़ाने में मदद की। बिल्कुल। और आपको बता दें कि बाजार के इस भारी उतार चढ़ाव में अगर आपके मन में कोई आशंका दुविधा है तो हर रोज़ दोपहर 1 बजे हमारा खास कार्यक्रम हेलो मनी 9 में हमारे साथ जुड़ जाया कीजिए और आपके शेयर बाजार से जुड़े जो भी प्रश्न होंगे तमाम एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ रहते हैं उनसे आपको हम बताएंगे बात करके कि आपकी रणनीति इस समय बाजार में क्या होनी चाहिए। और ज़्यादातर हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाजार में अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है, जोखिम थोड़ा बढ़ता हुआ बाजार में दिखाई दे रहा है। आईएमएफ ने चीन की जीडीपी के अपने ग्रोथ अनुमान को संशोधित करते हुए बढ़ा दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन की वजह से इस साल चीन की अर्थव्यवस्था 5% की दर से बढ़ेगी। आईएमएफ ने पूर्व में जीडीपी ग्रोथ 4.6% रहने का अनुमान जताया था। हालांकि आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि बुजुर्ग आबादी में बढ़ोतरी और उत्पादकता में धीमी ग्रोथ की वजह से 2029 तक चीन की विकास दर घटकर 3.3% रह सकती है। सर, और क्या कुछ डिटेल में कहा गया है आईएमएफ की तरफ से अपनी रिपोर्ट में? और विपुल जी, आईएमएफ ने जो पहली तिमाही में चीन की आर्थिक विकास दर आई थी उसके आधार पर इस आकलन को बदला है और 4.6% से 5% किया है 2024 में, जो थोड़ा उत्साहवर्धक है बाजारों के लिए भी, चाइना की अर्थव्यवस्था के लिए। चाइना की अर्थव्यवस्था में तो इस बात की संभावना थी कि इस साल 5% से नीचे की विकास दर होगी, जो कि पिछले कई दशकों में न्यूनतम है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है जो आईएमएफ की तरफ से चेतावनी के तौर पर आई है, वो ये सबसे बड़ी चेतावनी है कि जो चीन का प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें गहरे रिस्क मौजूद हैं, बड़ी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं और दरारें मौजूद हैं, जिन्हें लेकर लगातार रिस्क बना रहेगा। और अगर वहां कोई संकट आता है तो उसका असर चाइना की विकास दर पर और मार्केट्स पर भी दिखाई देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात युआन को लेकर कही गई है। युआन में का डिवेल्यूएशन भी हुआ है, युआन की करेंसी काफी पिटी है, इसका भी असर आने वाले समय में चाइना की विकास दर पर पड़ सकता है। आईएमएफ का मानना है कि एक राहत की बात है चीन की अर्थव्यवस्था में कि चीन की कोर इन्फ्लेशन 1% के आसपास बनी हुई है, इसलिए महंगाई का उतना दबाव नहीं है। इसलिए चीन की सरकार को ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बाजार को स्टिमुलस देने के लिए, अर्थव्यवस्था को मदद देने के कार्यक्रम जारी रह सकती है। जी, चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर जरा फटाफट नजर डालते हैं झटपट में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस की रोजनेफ्ट के साथ रूबल में तेल खरीदने का समझौता किया है। समझौते के तहत रिलायंस रूबल में हर महीने कम से कम 30 लाख बैरल तेल की खरीदारी करेगी। रिलायंस और रोसनेफ्ट के बीच ये समझौता 1 साल के लिए हुआ है। रोसनेफ्ट के साथ समझौते से रिलायंस को रियायती दरों पर तेल मिलेगा। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब ओपेक प्लस की ओर से उत्पादन में कटौती की समय सीमा जून के बाद बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है। एसबीआई ने डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलने को लेकर के अपने कर्मचारियों पर बंदिश लगा दी है। अब एसबीआई के कर्मचारी और उनके आश्रित स्टेट बैंक समूह के बाहर किसी प्लेटफॉर्म पर डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। साथ ही एसबीआई कर्मचारियों को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहले से खुले डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट को 6 महीने के भीतर अब बंद भी करना होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ घट करके 14% रह सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट ग्रोथ चालू वित्त वर्ष में 2% गिरने का अनुमान है। एजेंसी का मानना है कि वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.8% रह सकती है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रह सकती है। भारतीय ग्रुप की कंपनी भारतीय एक्जा लाइफ और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बीच करार की बातचीत टूट गई है। दोनों कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस वेंचर को लेकर के सहमति नहीं बन पाई, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर से मित्तल फैमिली के बाहर निकलने में अब देरी हो रही है। लेकिन साथ ही प्राइवेट इक्विटी निवेशकों के लिए फर्म को खरीदने का रास्ता खुल गया है। मित्तल परिवार भारतीय एक्जा लाइफ को बेचना चाह रहा है क्योंकि भारतीय ग्रुप टेलीकॉम सेक्टर पर फोकस करना चाहता है। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें, किसी पर आपकी टिप्पणी? और झटपट में आज एक बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर है और इसको हमने झटपट में इसलिए रखा कि इसको आखिरी में समझना हमारे लिए जरूरी था। रिलायंस और रोजनेफ्ट की डील जो तेल की सप्लाई के लिए हो रही है वो काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इस खबर को सुनकर ऐसा लगेगा कि चूंकि रूस पर सैंक्शंस हैं और रूस की कंपनियों से तेल खरीदने पर पाबंदी है, तो आखिर रिलायंस इंडस्ट्रीज इस सौदे में डील में क्यों जा रही? करीब 3 मिलियन यूरो की डील है, लेकिन यह सौदा ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की पहल पर हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी के बाद ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों का कहना है
कि सरकार ने रिलायंस, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है निजी क्षेत्र में, और सरकारी कंपनियों से कहा था कि वो रूस की कंपनियों के साथ लॉन्ग टर्म डील्स पर काम करें और लॉन्ग टर्म सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट करें। क्योंकि रोजनेफ्ट में भारत सरकार की या भारत की स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी है, और उस हिस्सेदारी के माध्यम से रिलायंस ये डील साइन करने जा रही है, जिससे कि रोजनेफ्ट से कच्चे तेल का आयात करेगी, क्योंकि डिस्काउंट पर होगा और उसे वो भारत में उपलब्ध कराया जाएगा। ये खासी दिलचस्प और महत्वपूर्ण डील होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटो और अमेरिका का इस पर नजरिया क्या होगा, क्या ये सैंक्शंस के दायरे में आएगी कि नहीं आएगी, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन रोजनेफ्ट की तरफ से कहा गया है कि चूंकि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए ये डील की जा रही है रिलायंस के साथ, और रिलायंस के लिए ये बड़ी बड़ी सप्लाई डील है, और इसका भुगतान भी रूबल्स में किया जाएगा। चलिए, निश्चित रूप से बड़ी खबर है और इसमें जो भी आने वाले दिनों में कोई भी डेवलपमेंट होता है तो इस पर हम समय समय पर विश्लेषण करते रहेंगे। अंशुमान सर, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने तमाम इतनी बड़ी बड़ी खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि तमाम तकनीकी खामियों के बावजूद आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमारे दर्शकों को इन खबरों के बारे में विस्तार से बताया। चलिए, तो फिलहाल अब मनी सेंट्रल को समाप्त करने का वक्त हो चुका है। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये तंगो दीवार है, वैसा ही रंगो